हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के लिए और ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अभी चैप्टर नंबर 11 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक अगर देखें तो इसमें आपका पूरा का पूरा एसी फंडामेंटल कवर हो जाएगा भाई। एसी फंडामेंटल कहने का मतलब जैसे आपका टाइटल दिया हुआ ना अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट हम लोग को पता है दो तरीके का होता है, सिंगल फेज और थ्री फेज, है ना। तो अभी ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है जिसमें हम लोग एसी फंडामेंटल के बारे में जान लेंगे, जैसे आपका आरएमएस वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, ये सब जो भी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, साइकिल क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। ओके, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग एसी सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एसी पैरेलल सर्किट आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका थ्री फेज सिस्टम आ जाएगा। ओके, और ऑलरेडी हम लोगों ने फेजर अलजेब्रा कवर किया हुआ है। तो इसके अंदर कितने चैप्टर हो गए? 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, यानी टोटल 5 चैप्टर है। इन 5 चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा एसी फंडामेंटल आपका कवर हो जाएगा, सिंगल फेज प्लस थ्री फेज दोनों को मिला करके। और अभी सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भाई। अभी चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले, अल्टरनेटिंग करंट के एमसीक्यूज को वॉच करने से पहले आपको सबसे पहले फेजर अलजेब्रा, ओके, फेजर अलजेब्रा इसको पहले कंप्लीट करना है। ऑलरेडी करीब 6 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं चैनल के ऊपर। ओके, उसमें जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले सीख लेना है। ऑलरेडी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है डिटेल में, और जो भी एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं फेजर अलजेब्रा में उनको कवर करने के बाद आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको दिमाग में रखना है। चैप्टर 11 पे आने से पहले आपको फेजर अलजेब्रा कवर करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, वहाँ से सीख लेंगे तो चैप्टर नंबर 11 में आपको जरा सा भी भार नहीं पड़ेगा, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। और इस चैप्टर के बाद हम लोग आ जाएंगे एसी सीरीज सर्किट के ऊपर, उसके बाद फिर पैरेलल सर्किट के ऊपर, उसके बाद फिर थ्री फेज सिस्टम के ऊपर, और फिर आपका 16 नंबर चैप्टर जो है ये पूरा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो हम लोग का बेसिक चल ही रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया, कैपेसिटेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले भाई अभी मैं एक बैकग्राउंड फ्रेम बना के दूंगा आपके लिए। बैकग्राउंड फ्रेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं उस सब्जेक्ट में कहाँ पे हूँ एक्चुअली। ओके, जैसे अगर आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं आप ट्रेन से कहीं पे भी जा रहे हैं, 3 दिन के जर्नी पे निकल रहे हैं, तो अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा होगा या फिर कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट को क्रॉस कर रहे हैं, और अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा हो भाई, आपको इंडिया के स्टेट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर कहीं ईस्टर्न घाट क्या होता है, वेस्टर्न घाट क्या होता है, उत्तर भारत का मैदान क्या है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, ओके, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हैं कहाँ पे एक्चुअली। आपको लगेगा बस ट्रेन चलते चला जा रहा है, चलते चला जा रहा है। ओके, तो ज्योग्राफी का अगर आपको नॉलेज होगा तो ट्रैवलिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जैसे अभी सर्दी के मौसम में भी क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है। तो सर्दी के टाइम में इधर बारिश क्यों हो रहा है? खासकर अभी जो आपका नॉर्दर्न स्टेट है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, है ना, इधर बारिश क्यों होता है? तो ये सब का भाई साइंटिफिक रीज़न होता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि सर्दी के टाइम में इतना ऑलरेडी ठंडा है फिर भी बारिश हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। ओके, तो अभी हम लोग बैकग्राउंड फ्रेम देखते हैं कि एक्चुअली में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर काम कहाँ पे कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग शॉर्टकट में देखें, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ भाई, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका पूरा का पूरा डीसी सिस्टम, और आपको ये पता होगा सबसे पहले डीसी सिस्टम का एक तरीके से हम लोगों ने यूज़ किया था, ओके, ऑल ओवर वर्ल्ड में। और डीसी सिस्टम हम लोगों ने यूज़ किया था लाइटनिंग पर्पस के लिए, यानी बल्ब जलाने के लिए भाई। लेकिन डीसी सिस्टम में क्या है,
आपका बहुत सारा डिसएडवांटेज है। जैसे आप वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम लोग के पास एक डिवाइस है ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर जो है डीसी पे कभी भी काम नहीं करता है। और हम लोग को पता है अगर स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकता है वोल्टेज को, तो हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर ये मेरा घर है और मान लेते हैं मुझे यहाँ पे एक बल्ब जलाना है, ठीक है, एक मात्र बल्ब जलाना है, सिंगल बल्ब जलाना है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे मान लेते हैं पोल है, इस पोल से मैं एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि डीसी पे काम कर रहे हैं तो दो तार लेकर के आ रहा हूँ, तो सीधी सी बात है भाई, अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं 50 मीटर का भी होगा, यानी मेरे घर से पोल का डिस्टेंस 50 मीटर का होगा, तो सीधी सी बात है अगर यहाँ पे 100 वोल्ट होगा तो इस वायर के अंदर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा, है ना। और अगर इस वायर के अंदर मान लेते हैं, इस वायर के अंदर भाई अगर 10 वोल्ट भी ड्रॉप हो गया, है ना, तो मेरे घर में कितना वोल्टेज मिलेगा, मात्र 90 वोल्ट। और मान लेते हैं आप ये जो बल्ब लेकर के आ रहे हैं, इस बल्ब का जो रेटिंग है, ये रेटिंग है 100 वॉट 100 वोल्ट के ऊपर, है ना। तो सीधी सी बात है इसको कभी भी रेटेड वोल्टेज नहीं मिल पाएगा ना, और रेटेड वोल्टेज मिलेगा नहीं तो कभी भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, यानी आपका ये बल्ब जो है डीम जलेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ। तो ये जो 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, इसको आप कैसे कंपनसेट कीजिएगा डीसी सिस्टम के अंदर, आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते हैं स्टेप अप करने के लिए। ओके, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत आता है। उसके बाद आप स्टेप अप नहीं कर पा रहे तो उसको लंबे दूरी तक भेज नहीं पाइए, क्योंकि लंबे दूरी तक अगर आपको भेजना, सीधी सी बात है जो लेंथ होगा वायर का ये बढ़ जाएगा। तो 100 वोल्ट यहाँ पे आपका जनरेट ही हो रहा है, तो सीधी सी बात है अगर आपका 1 किलोमीटर भी हो जाएगा तो पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, इस ट्रांसमिशन लाइन में ही ड्रॉप हो जाएगा, यानी लोड तक आपका पहुँचेगा ही नहीं। तो ये सब बहुत सारा इसमें डिसएडवांटेज होता है। डीसी सिस्टम का अपना खुद का एक स्टोरी है, इसमें आपका वॉर भी हुआ था भाई। ओके, निकोला टेस्ला वर्सेस आपका एडिशन। दूसरा जो है आपका एसी सिस्टम आ जाएगा। अब एसी सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग को पता है भाई कि इसमें दो चीज होगा, एक तो सिंगल फेज, है ना, और दूसरा हो जाएगा आपका 3 फेज। अब सिंगल फेज क्यों पढ़ते हैं, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, 3 फेज क्यों पढ़ते हैं, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं भाई आपको रोटी बनाना है, ठीक है, तो रोटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पे सबसे पहले तो गेहूं लाना पड़ेगा आपको खरीद के, है ना, और उसके बाद फिर इसको मील में ले जा करके इसको पाउडर बनाना होगा, उसके बाद फिर आप इससे गेहूं मतलब रोटी बनाएंगे। तो रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या है आपका, एक तरीके से गेहूं, या फिर बोलिए रॉ मटेरियल है आपका यहाँ पे आटा। उसी तरीके से अगर आपको समोसा बनाना है तो यहाँ पे आपको मैदा लाना पड़ेगा, आलू लाना पड़ेगा, बहुत सारा मसाला ये सब लाना पड़ेगा, ऑयल लाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब आपका रिक्वायरमेंट है समोसा बनाने के लिए, फिर रोटी बनाने के लिए, फिर सब्जी बनाने के लिए। तो अभी जैसे अगर हम लोग सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। तो अपने घर में हम लोग के पास क्या क्या है, हम लोग के पास सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग इंडक्शन मोटर यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन के रूप में, सबमर्सिबल के रूप में, या फिर कहिए वॉशिंग मशीन के रूप में, फ्रिज में, है ना, हर जगह आपका एक तरीके से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ हो रहा है। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है भाई, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो सिंगल फेज को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सिंगल फेज को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, नहीं, सिंगल फेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, 2 फेज में, जिसको हम लोग स्प्लिट फेज मेथड बोलते हैं। क्लियर हुआ। 2 फेज में क्यों इस तरीके से स्प्लिट करना है, ताकि हम लोग का यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो सके, और जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा ये एक तरीके से सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी मशीन में भाई बात किया हुआ है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का, जिन्होंने पढ़ा हुआ है मशीन उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, उसके चलते हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल फेज को यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं। उसी तरीके से 3 फेज की बात करें तो 3 फेज में भी क्या है, एक तरीके से सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए 3 फेज की यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए अगेन यहाँ पे हम लोग को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 फेज और तीनों फेज को RYB को क्या करना पड़ेगा, 120 120 120 के फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट पे लगाना पड़ता है, तब जाके हम लोग का यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल फेज इसलिए जनरेट कर रहे हैं, फिर 3 फेज इसलिए जनरेट कर रहे हैं भाई, क्योंकि हम लोग का जो एप्लियंस बना हुआ है, इंडक्शन मोटर हो गया या फिर आपका जो भी एप्लियंस आप यूज कर रहे हैं,
उसका रिक्वायरमेंट क्या है ऑपरेशन के लिए, उसको क्या चाहिए चलाने के लिए, है ना। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 फेज एक तरीके से जनरेट कर रहे हैं, या फिर कहिए सिंगल फेज जनरेट कर रहे हैं, ताकि हम लोग, क्योंकि सिंगल फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करना हम लोग के लिए ईजी है। यहाँ पे हम लोग अपना कैपेसिटर लगा करके फेज डिस्प्लेसमेंट ले आएंगे 90 डिग्री का, है ना, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, आपका जो है मोटर सेल्फ स्टार्ट बन जाएगा। तो अपना अपना खुद का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक हो गया आपका डीसी सिस्टम, दूसरा हो गया एसी सिस्टम। तो एसी सिस्टम में क्योंकि हम लोग आज पढ़ ही रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सिंगल फेज जनरेट कैसे होता है। ठीक है, सिंगल फेज अगर आप समझ जाएंगे कैसे जनरेट किया जाता है तो ऑटोमेटिक आपको 3 फेज भी समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो अल्टरनेटिंग करंट जो है ना भाई, ठीक है, कहीं पे भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो हमेशा एसी में ही होगा, अल्टरनेटिंग नेचर में ही होगा। ठीक है, हम लोग वहाँ पे आगे रेक्टिफायर लगा करके, या फिर कहिए हम लोग के पास कम्यूटेटर एक डिवाइस होता है डीसी मशीन में आप पढ़िएगा, उसको लगा करके फिर क्या करते हैं, एसी ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे हम लोग एक तरीके से एसी को जनरेट करते हैं, इसके लिए हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, एक मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके का, ठीक है, ये बेसिक सब प्रिंसिपल है, फैराडे लॉ ने दिया हुआ एक तरीके से। मान लेते हैं मेरे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ, इधर मान लेते हैं आपका साउथ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसके बीच में बन जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम लोग नेकेड आई से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके से लाइन से दिखा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक कॉइल को प्लेस करते हैं भाई, ठीक है, सिंगल टर्न कॉइल को, और कॉइल में सिंगल टर्न कॉइल, इसका मतलब क्या, इसके अंदर 2 कंडक्टर होगा भाई, ठीक है। किसी भी कॉइल को अगर हम लोग देखें तो इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करता है ना, देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला हिस्सा पूरा पड़ा हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। तो इसको ए, और दूसरे साइड वाला भी क्या है, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे ए डैश। और बाकी जो ये है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैक कनेक्शन, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं फ्रंट कनेक्शन, क्योंकि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूजलेस है हम लोग के लिए। किसके रिगार्डिंग, ईएमएफ के रिगार्डिंग, क्योंकि ईएमएफ जो है सिर्फ और सिर्फ इतने वाले पोर्शन से एक तरीके से इंड्यूस होता है। क्लियर हुआ। तो जो पोर्शन कॉइल का रिस्पॉन्सिबल ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाने के लिए उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ए डैश हो गया। अब हम लोग को पता है इसको अगर हम लोग रोटेट करवा देंगे तो, क्योंकि हम लोग को पता है भाई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कॉइल को घुमाते हैं तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, यानी कट होगा, यानी d∅dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, एक तरीके से चेंज हो रहा है, फिर कट हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। ये एक फंडामेंटल चीज है। फंडामेंटल चीज कहने का मतलब क्या, ऐसा क्यों होता है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको एटॉमिक लेवल पे जाकर समझना चाहते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैंने इसका आंसर दिया भाई, या फिर मशीन में भी मैंने आंसर दिया, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आगे पीछे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक तरीके से शिफ्टिंग होता है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, बस मैंने आपको बताया है अंदर में ऐसा क्या होता है इस कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये वायर है तो सीधी सी बात है एटम से मिलकर बना हुआ, एटम है इसका मतलब क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स यानी एक चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या एक तरीके से वो होता है, तो अपने आप में भाई एक 11th-12th का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और अगर आप यहाँ पे कोई लोड लगा देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके अंदर आपका फिर क्या हो जाएगा, एक तरीके से करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे देखना ईएमएफ का नेचर कैसा होगा भाई। ओके, तो इसके लिए हम लोग अब 2D डायग्राम पे आते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये नॉर्थ है, क्योंकि मैं इसी डायग्राम को क्या कर रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ, ठीक है, साइड से देख रहा हूँ, तो क्या दिखेगा मेरे को, ये सिर्फ नॉर्थ दिखेगा, और ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर मेरे को ऐसा डॉट की तरह दिखेगा, है ना, ये सिर्फ डॉट की तरह दिखेगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक कंडक्टर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ए डैश के ऊपर फोकस कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो देखिए इसको अब हम लोग आगे बना लेते हैं। इधर मेरा साउथ पोल था, और क्योंकि पूरा का पूरा इस तरीके से स्टेटर के अंदर पैक होता है, अब हम लोग को पता है अगर मैं इसको ऐसे बाइसेक्ट कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या होता है,
ये जो नॉर्थ है भाई, ये जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल का असर क्या है, इतना दूरी तक है, ठीक है, इतना दूरी तक। जिसमें आपका नॉर्थ पोल है, नहीं सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखाया नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ पे डेंसिटी से रिप्रेजेंट करता है बी से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका फील्ड लाइन एक तरीके से पूरा निकल रहा है, नहीं यहाँ पे क्या है, बी एक तरीके से मैक्सिमम है। और जैसे जैसे नॉर्थ से इधर जाएंगे धीरे धीरे तो बी आपका यानी डेंसिटी जो होगा घटते चला जाएगा और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, बी एक तरीके से यहाँ पे जीरो है। और इस साइड आ जाइएगा तो सीधी सी बात है ये साउथ पोल का है, तो इधर अगर आप नॉर्थ को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी मेरा यहाँ पे कंडक्टर ए रखा हुआ है, इस कंडक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, एक चक्कर घुमा रहा हूँ भाई, ठीक है, यानी एक चक्कर घुमाने का मतलब क्या है, फिजिकली मैं इसको घुमा रहा हूँ ना हाथ से पकड़ के, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे फिजिकल एंगल या फिर कहिए मैकेनिकल एंगल, ठीक है, यानी इसको आप एक चक्कर घुमाएंगे तो थीटा मैकेनिकल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो एक चक्कर अगर आपने इस कॉइल, इस कंडक्टर को घुमाया है तो ये तो आपका मैकेनिकल एंगल हुआ ना, लेकिन हम लोग को देखना है कि इसको घुमाने के चलते इलेक्ट्रिकल साइकिल कितना बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले नेमिंग कर देता हूं मैं, ये पोजीशन ए है, देखिए ये वाला पोजीशन जो है मान लेते हैं ए है, कलर चेंज करता हूं, ये पोजीशन मान लेते हैं ए है भाई, ये मान लेते हैं आपका बी है, ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी, क्लियर हुआ। तो अभी मैं इस कंडक्टर को ए से, यानी यहाँ पे पड़ा हुआ ना, ए से मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, बी की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ वोल्टेज का या फिर कहीं इलेक्ट्रिकल साइकिल का, तो ये हो गया मेरा टाइम और ये हो गया मेरा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। तो क्योंकि यहाँ पे बी मैक्सिमम था मेरा और कंडक्टर यहीं से आप घुमा रहे हैं, यानी यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा फ्लक्स डिस्टर्ब होगा इस कंडक्टर को ऊपर ऐसे मूव करवाने के चलते हैं, यानी d∅dt मैक्सिमम है तो ईएमएफ भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्लियर हुआ। और जैसे जैसे इसको आप ले करके जाएंगे धीरे धीरे इस बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे आप देख रहे हैं बी मेरा जीरो है, तो बी मेरा जीरो तो सीधी सी बात है आपका ईएमएफ भी जीरो होगा, यानी ये कुछ इस तरीके से साइकिल गिरते हुए आएगा, ठीक है। मेरा ए पोजीशन था, ए से कहाँ लेके गए, इसको बी पे लेके गए, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग को पता है नॉर्थ पोल को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है और साउथ को नेगेटिव, तो सीधी सी बात है बी पॉइंट से अब हम लोग कहाँ आ रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, और साउथ में धीरे धीरे किधर की तरफ जा रहे हैं, इस साउथ, यानी यहाँ पे क्या है, साउथ का बी मैक्सिमम है भाई, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो बी से हम लोग क्योंकि अपोजिट लेना ना, क्योंकि नेगेटिव लिया है तो जस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पोजीशन नंबर सी, ठीक है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम नेगेटिव हो गया। अब सी से इस कंडक्टर को क्या कर रहा है, पहले मेरा कंडक्टर ए पोजीशन यहाँ पे था, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पे आ गया, अब इसको यहाँ से फिर कहाँ लेके जा रहा है, डी पॉइंट पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है बी मेरा धीरे धीरे क्या होगा, एक तरीके से कमेगा, बी कमेगा, ऐसा मतलब क्या, ईएमएफ भी मेरा इस तरीके से यहाँ पे आके जीरो होगा, ये पोजीशन मेरा डी हो गया। फिर से डी से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ रीजन में आ रहा है और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं, नहीं इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये मेरा एक तरीके से फिर से पोजीशन ए है। तो ए बी सी डी ए, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हुआ, जब मैंने कंडक्टर को एक चक्कर घुमाया, यानी जब थीटा मैकेनिकल मेरा 360 डिग्री था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइकिल कितना बना बताइए, ये पूरा आपका 180 हुआ और ये पूरा 90 है ना भाई, ये 90 ही तो है और ये पूरा 90, ठीक है। तो 90 90 180 और ये 180 यानी 360, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री, क्लियर हुआ। यानी पी पोल मशीन के लिए, यहाँ पे पोल कितना था, 2 था, पी पोल मशीन के लिए जब हम लोगों ने, सॉरी मतलब 2 पोल मशीन के लिए जब हम लोगों ने कंडक्टर को एक चक्कर घुमाया, यानी जब मेरा थीटा मैकेनिकल 360 था तो थीटा इलेक्ट्रिकल भी कितना बना मेरा, 360, क्लियर हुआ। यानी 2 पोल मशीन के लिए क्या होता है, थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल दोनों बराबर होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, इतना समझ में आ गया होगा एसी कैसे जनरेट होता है, अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। भाई मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को आपने घुमाया तो कैसा ईएमएफ एक तरीके से बना, इस तरीके का, तो ये ईएमएफ क्या है, एक तरीके से अल्टरनेटिंग ही तो है, समझ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ओके, मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन भी इसका चेंज हो रहा है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा P = अगर 4 रखूं मैं, यानी पोल अगर 4 करता हूं तो उस केस में
थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल क्या होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। और जो हम लोगों ने वाइंडिंग कवर किया था चैनल के ऊपर, वहां पे मैंने आपको बताया था मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री, तो वही सब यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, थोड़ा रिविजन करवा दे रहा हूँ मैं। 4 पोल है तो सीधी सी बात है, इसको अब ऐसे दिखाते हैं, मान लेते हैं नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, फिर यहाँ पे दिखा देते हैं नॉर्थ, फिर यहाँ पे साउथ। ओके, इसको आप इस तरीके से समझिए, स्टेटर में पूरा पूरा बंद है, रफ डायग्राम से दिखा रहा हूं मैं। ओके, और अगेन यहाँ पे मेरा कंडक्टर ए रखा हुआ है, ठीक है। अब भाई इसको मैं फिर से एक चक्कर घुमा रहा हूं, तो एक चक्कर घुमाइएगा तो बताइए थीटा मैकेनिकल कितना होगा, अगेन 360 ही तो होगा। इसको आप एक चक्कर घुमाइएगा तो ओवरऑल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। लेकिन अब हम लोग को देखना साइकिल कितना बनेगा, इलेक्ट्रिकल साइकिल कितना बनेगा। तो हम लोग को पता है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो सीधी सी बात है इनके बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, b = 0 होगा, यानी MN एक्सिस है ये। क्लियर हुआ। उसी तरीके से ये साउथ ये नॉर्थ, तो इनके बीच में क्या होगा, एक तरीके से b = 0। उसी तरीके से यहाँ पे भी b = 0, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को सेपरेट करना है ना आपको, समझ रहे हैं। नेमिंग कर देता हूँ, मान लेते हैं पोजीशन A है, ये वाला पोजीशन B है, यहाँ पे C है, ये मेरा D हो गया, ये E, ये हो गया F, ये G, ये हो गया H, ठीक है। तो अभी कंडक्टर हम लोग पोजीशन A से इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है, यानी कंडक्टर भी यहाँ पे रखा हुआ है मेरा। ओके, तो इस कंडक्टर को मैं पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, यानी सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे आपका B मैक्सिमम है ना, B मैक्सिमम, क्योंकि नॉर्थ के सामने एकदम, तो साइकिल में जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो भी मैक्सिमम होगा, ऐसे होगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे B मेरा 0 हो गया एक तरीके से, ठीक है। मेरा पोजीशन A था, ये पोजीशन B हो गया। अब B से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, C की तरफ, यानी साउथ में जा रहे हैं। साउथ को हम लोगों ने नेगेटिव कंसिडर किया था, और कहाँ पहुँचेंगे, साउथ के एकदम मैक्सिमम के पास पहुँचेंगे, है ना। तो ये यहाँ से हम लोग मैक्सिमम पहुँच गए, ठीक है। ये मेरा पोजीशन C हो गया। अब C से फिर से कहाँ जाना है, 0 के पास, यानी ये फिर से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा पोजीशन D हो गया। अब D से फिर से कहाँ आ रहे हैं, नॉर्थ के मैक्सिमम के पास, तो नॉर्थ को पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव हो गया और मैक्सिमम हो गया। फिर से मैक्सिमम से 0 पे जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ये मेरा पोजीशन F हो गया। अब F से फिर से साउथ में यानी मैक्सिमम जा रहा है तो साउथ मेरा मैक्सिमम यानी G पोजीशन हो गया। उसके बाद अब G से हम लोग फिर से H पे आ रहे हैं, H मेरा 0 था, फिर H से फिर से हम लोग A पे आ रहे हैं, ठीक है, मेरा पोजीशन A हो गया। तो इस तरीके का आपका साइकिल बना, यानी 4 पोल के लिए P = 4, यहाँ पे मेरा मैकेनिकल डिग्री 360 था, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइकिल कितना बना बताइए। तो इलेक्ट्रिकल साइकिल अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पे, तो देखिए ये अपने आप पे एक कंप्लीट साइकिल है ना। उसके बाद देखिए ये एक साइकिल हो गया, उसके बाद इसको काउंट करते हैं, ये आपका 180 और ये 90 और ये 90, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या हो, 180 और 180, यानी ये भी 360 और इधर आपका एक साइकिल है, यानी 2 साइकिल यहाँ पे बना, ठीक है। 2 साइकिल कहने का मतलब क्या, इसको एंगल में दिखाएं तो कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। क्लियर हुआ, 720 डिग्री, यानी यहाँ पे पी पोल मशीन के लिए जब थीटा मैकेनिकल 360 था तो थीटा इलेक्ट्रिकल कितना है मेरा यहाँ पे 720 के बराबर। क्लियर हुआ। उसी तरीके से भाई 6 पोल के लिए भी कर सकते हैं, 8 पोल के लिए। तो किसी भी पी पोल मशीन के लिए जो थीटा मैकेनिकल होगा ये हमेशा 360 ही होगा, समझ गए। इसमें कितना भी पोल आप घुसा लीजिए, आपका भाई जब इस कंडक्टर को एक चक्कर लगाइए तो फिजिकल एंगल हमेशा 360 ही तो बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है वो अलग अलग बनता है, अलग अलग पी पोल के लिए। जैसे 6 पोल के लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। 6 पोल है ना, तो 360 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, यानी 60 डिग्री पे एक तरीके से दिखाना है 6 पोल को। तो ये मान लेते हैं, इस तरीके से मैं दिखाता हूँ, नॉर्थ, इसको 3 4 5 6, ठीक है। नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ये 6 पोल मैंने दिखा दिया। ओके, अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कंडक्टर को रख रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर ए। तो इसको आप एक चक्कर घुमाइए फिजिकल, तो हमेशा क्या होगा, थीटा मैकेनिकल 360 ही होगा।
लेकिन इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें, थीटा इलेक्ट्रिकल कितना होगा, तो देखिए इसके लिए साइकिल में बनाता हूँ। सीधी सी बात है, इनके बीच में ही क्या हो जाएगा मेरा, b इक्वल टू 0, ये यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो हम लोग को पता है भाई, यहाँ पे मेरा कंडक्टर है, पोजीशन A है, A से B पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, या फिर कहिए साउथ से, यानी एक पोल से दूसरे पोल में जाते हैं तो हम लोग का, देखिए जब मैंने कंडक्टर, इसको कलर चेंज करता हूँ, ये जो मेरा कंडक्टर था ये पोजीशन A पे था, A से B पे पहुँचे तो मेरा इतना 90 डिग्री बना, ये A था ये B था, ठीक है। अब सीधी सी बात, B से जब C पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, और साउथ को मैंने इस बार पॉजिटिव ले लिया भाई, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस इस बार समझिए, साउथ को मैंने पॉजिटिव लिया, नॉर्थ को नेगेटिव लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने साउथ के सामने कंडक्टर को डाल दिया। क्लियर हुआ, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा एक तरीके से B से C पे, यानी एक पोल से दूसरे पोल में जाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एंगल बनता है ये हमेशा कितना के बराबर बनता है, 180 के बराबर बनता है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्योंकि ये 90 और ये भी आपका 90, तो कितना हो गया 180। तो उसी तरीके से अब इससे यहाँ से आ जाएंगे तो अगेन कितना हो जाएगा 180, फिर यहाँ से आ जाएंगे तो अगेन कितना हो जाएगा 180, फिर यहाँ से आ जाएंगे तो अगेन कितना हो जाएगा 180, फिर यहाँ से आ जाएंगे तो अगेन 180, और फिर यहाँ से यहाँ वापस जाएंगे तो अगेन फिर से 180, ठीक है। इसको काउंट कर लीजिएगा तो आपका कितना हो गया, देखिए ये एक साइकिल, ये 2 साइकिल, और ये 180 और ये 90 और ये 90, यानी 3 साइकिल बनेगा यहाँ पे। ओके, 3 साइकिल बनने का मतलब क्या, 360 को 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0 6 3 जा 18 9, यानी 1080 डिग्री बनेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिकल डिग्री यहाँ पे 1080 डिग्री बन जाएगा। अब हम लोग भाई मान लेते हैं 8 पोल के लिए कोई पूछता है या फिर 12 पोल के लिए पूछता है, तो हमेशा ऐसे मैनुअली नहीं निकालेंगे हम लोग, ये तो कॉन्सेप्ट है। हम लोग यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करेंगे। हम लोग को ऑलरेडी पता है, जब हम लोगों ने P इक्वल टू 2 लिया था तो यहाँ पे क्या था, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर था थीटा मैकेनिकल के, है ना। और ये हम लोग का केस 1 था। केस 2 में हम लोगों ने ऑलरेडी P इक्वल टू 4 पोल लिया था, तो यहाँ पे हम लोग देखा था थीटा इलेक्ट्रिकल जो था मेरा 720 था, और थीटा मैकेनिकल जो था मेरा ये एक तरीके से 360 था। यानी कह सकते हैं थीटा इलेक्ट्रिकल क्या है, डबल है थीटा मैकेनिकल का। क्लियर हुआ। तो और केस 3 में जब हम लोगों ने 6 पोल लिया था P इक्वल टू 6, तो अगेन थीटा मैकेनिकल तो मेरा 360 ही था, लेकिन जो थीटा इलेक्ट्रिकल था ये क्या था, 3 साइकिल बना था, यानी ये हो जाएगा 1080। ठीक है, तो इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ भाई कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इस वाले में आइए, 4 पोल में आइए, यहाँ पे लिखता हूँ थीटा इलेक्ट्रिकल जो है, साफ साफ लिखता हूँ थीटा इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल क्या है, थीटा इलेक्ट्रिकल क्या है, मैकेनिकल का डबल है। यानी यहाँ पे लिखता हूँ थीटा मैकेनिकल। ये कैसे मैंने ले लिया, क्योंकि जब P इक्वल टू 2 पोल के लिए देखा हम लोगों ने, ये दोनों बराबर था, थीटा इक्वल टू थीटा मैकेनिकल मैंने लिख दिया। फर्स्ट वाला जो हम लोगों ने केस लिया था उसके हिसाब से। सेकंड केस में आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, सेकंड केस में आप देख रहे हैं भाई कि थीटा इलेक्ट्रिकल जो है थीटा मैकेनिकल का डबल है, 360 है 720 है ना। यानी डबल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधी सी बात है मेरे को क्या हो जाएगा, 4 पोल के लिए मिल जाएगा। 360 ही हमेशा रह रहा है, थीटा मैकेनिकल तो हमेशा 360 ही रह रहा है, इसको गुना किया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 720 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे बस चेंज करना भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या रखूँ, तो हम लोग देख रहे हैं ये 2 मैंने क्यों पुट किया, जैसे यहाँ पे P कितना था, P मेरा 4 था। देखिए ध्यान समझिए, P मेरा 4 था, इसको 2 से अगर डिवाइड करो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे P/2 कर दूं इनटू थीटा मैकेनिकल तो आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो अब देखते हैं इससे मेरा फार्मूला ये बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए अगर मैं P पोल मशीन के लिए बात करूँ, P इक्वल टू 2 वैल्यू रखते हैं, P इक्वल टू 2। तो ऑलरेडी हम लोगों ने मैनुअली प्रूफ किया हुआ है कि P इक्वल टू 2 के लिए हम लोग का हमेशा क्या होता है, दोनों बराबर होता है, 360 तो ऐसे भी आना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू डालिएगा, ये तो हमेशा 360 ही है, इसका वैल्यू मैं डाल देता हूँ 360। अब P की जगह 2 लिखते हैं, ठीक है, ये 2 और नीचे में 2, तो 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा
1 ही बचेगा ना यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल 360 के बराबर ऐसे भी आ रहा है, फार्मूले से भी आ रहा है एक तरीके से भाई। थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू अभी जस्ट बताया P/2 इंटू 360, क्लियर हुआ। तो P इक्वल टू 2 पोल लेके चलते हैं फर्स्ट केस, तो क्या हो जाएगा 360 ही तो आ रहा है, और ऐसे भी आपने मैनुअली प्रूफ किया 360 ही आता है। उसी तरीके से 4 पोल के लिए देखें तो P का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 4 पुट करते हैं 4/2 तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, तो 2 गुना 360 कीजिए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा थीटा इलेक्ट्रिकल 720 के बराबर हो जाएगा। 6 पोल के लिए अगर देखें तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू आप यहाँ पे 6 रखिए, 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6/2 हो जाएगा यानी 3, ठीक है 3 गुना यहाँ पे 360 है ही, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 1080 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला डिराइव हो गया। थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, जहाँ पे थीटा मैकेनिकल का वैल्यू हमेशा 360 के बराबर होता है। क्लियर हो गया। तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होता है, और अभी जो हम लोगों ने सीखा ये सिंगल फेज जनरेट करना सीखा भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में कहा गया हम लोग का डायग्राम यहाँ पे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या किया है सिंगल कॉइल रखा हो, तो सिंगल कॉइल रखा हो तो सिंगल फेज जनरेट होगा। वही अगर आप इसमें 2 कॉइल डाल देते हैं, ओके, नॉर्थ साउथ, 3D में थोड़ा दिखा देता हूं मैं, ओके, ये पहले से मेरा एक कॉइल था तो इसमें आपका एक EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, और अगर आप इसी में एक और कॉइल डाल देते हैं और इसको 90 डिग्री, ठीक है, एक कॉइल अगर मान लेते हैं भाई, एक कॉइल अगर आपका ऐसे पड़ा हुआ है ना, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो दूसरे कॉइल को आप ऐसे डालिए इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का फेज शिफ्ट क्यों डाल रहा है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो रॉ मटेरियल चाहिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को एक तरीके से ऑपरेट करने के लिए, हम लोगों को पता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए 2 फेज में इसको स्प्लिट करते हैं ना। और 2 फेज कहने मतलब ये 2 फेज से बना होगा, फेज ए और फेज बी, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे दोनों फेज के बीच में हम लोग को 90 डिग्री रखना पड़ता है फेज शिफ्ट, क्यों, ताकि हम लोग यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर सके। अगर आप फेज शिफ्ट 90 नहीं रखिएगा दोनों फेज के बीच में तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा नहीं, तो ये जो भी आपका जनरेट हो रहा है, भले यहाँ पे आप 2 कॉइल डाल दीजिए लेकिन इनके बीच में आपका शिफ्टिंग अगर प्रॉपर्ली नहीं रखिएगा तो उसके चलते भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा ही नहीं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है आपका वो यूजलेस है ना, जो भी आप जनरेट कर रहे हो यूजलेस है। जैसे आपने गेहूं खरीद दिया, आप उसने आपने मिल में जाके उसको मोटा पिसा दिया, तो मोटा आटा से थोड़ा ना आपका रोटी बन जाएगा, या फिर कहिए आपने रोटी बनाते समय आटा काफ़ी गीला कर दिया तो उसे भी रोटी नहीं बनेगा ना। तो जो भी रिक्वायरमेंट है भाई उसी के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे एक तरीके से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्लियर हुआ। काफ़ी मैं लोकल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप कोरिलेट कर सकें, बाकी जिन्होंने डिटेल में पढ़ा हुआ है उनको समझ में आ रहा हुआ, ठीक है। तो एक कॉइल अगर आपने ऐसा रखा हुआ है तो दूसरा क्या होगा, इसके ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा ताकि इन दोनों के बीच में इस तरीके से समझिए, है ना। और इसको अगर मैं 2D से समझाऊं तो देखिए ये मेरा फर्स्ट कॉइल था पिंक वाला A, और ये हो गया आपका ये वाला साइड हो गया A', ठीक है। इसके लिए मान लेते हैं B कॉइल है और इधर वाला जो होगा B' हो जाएगा। तो 2D डायग्राम में अगर दिखाऊं तो ये हो गया मेरा नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो यहाँ पे मेरा ओके, इसको ऐसे समझिए, ये है मेरा कंडक्टर A और इधर है मेरा A'। क्लियर हुआ। तो जो B और B' है ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये B है मेरा यहाँ पे और ये मेरा B' है। इनके बीच में हमेशा क्या है, फिजिकल एंगल 90 डिग्री है। और जब आप इसको रोटेट कीजिएगा, ऐसे रोटेट कीजिएगा, तो सबसे पहले देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि भाई ये जो कंडक्टर A है, ये कंडक्टर A बिल्कुल नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में है ना। जैसे इसको और ईजी वे में समझाऊँ तो अगेन देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, सिर्फ ये जो कॉइल A है मेरा हरा वाला, ये वाला, इसका मैं सिर्फ कंडक्टर A लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कंडक्टर A मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और ये जो B कॉइल है इसका कंडक्टर B मैं ले लेता हूँ। तो कंडक्टर B मेरा यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। कंडक्टर B है मेरा, B कहाँ पे है, जहाँ पे मेरा अभी फ्लक्स डेंसिटी 0 है, यानी MNA पे है, ये MNA, ठीक है। तो अभी देखिए ये सब यहाँ पे बेल्डेड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है।
अब इसको घुमाइए, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं, तो सबसे पहले भाई इसके चलते तो ईएमएफ कोई नहीं बनेगा क्योंकि ये B = 0 पे है, यानी ये कोई भी फ्लक्स को कट नहीं करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसके चलते आपका ईएमएफ बनेगा, यानी हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाएं और ये क्योंकि मैक्सिमम पे है तो आपका ये कुछ इस तरीके का बनेगा। और कितना घुमा रहे हैं इसको, 90 डिग्री घुमा रहे हैं। 90 डिग्री घुमाने का मतलब क्या है, सेकंड डायग्राम अगर मैं दिखाऊं तो 90 डिग्री घुमाने का मतलब क्या है कि B जो है भाई यहाँ से उठ करके यहाँ पहुँच जाएगा और जो A है A यहाँ पे नीचे वाले M&A पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये मेरा हो गया। और ये क्योंकि कॉइल A के चलते बना है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉइल A का ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। अब बताइए, अब B जो है, B कितने देरी के बाद आ रहा है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट के बाद आ रहा है, ठीक है। 90 डिग्री के बाद आ रहा है, मतलब ये पहले आया फिर 90 डिग्री शिफ्ट होने के बाद B पहुंच रहा है, ठीक है। तो B का जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा भाई वो 90 डिग्री के बाद ईएमएफ बनेगा, यानी A का आपने ऐसे दिखा दिया, इसको आप घुमाते रहिए, ठीक है। तो A आपका कुछ इस तरीके बन जाएगा। तो जो B कॉइल के चलते जो आपका ईएमएफ आएगा ना, इससे 90 डिग्री लैग करेगा, यानी पीछे है तो लैग करेगा। इसका मतलब क्या, आपका यहाँ से इस तरीके से दिखा देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, मतलब समझने वाली चीज़ है यार इसमें। या फिर इसको आप 0 पे दिखा दिए, इसको अगर आप 0 पे दिखाते हैं, ठीक है, मतलब एक्सिस ले लिए ना, ऐसा समझिए। ये मान लेते कॉइल A है तो कॉइल B क्या हुआ, 90 डिग्री के बाद उसमें इंड्यूस्ड हो रहा है तो 90 डिग्री लैग करना, मतलब यहाँ से आप दिखा दीजिए इसको ऐसे, ठीक है। ये कॉइल B का हो गया। और उसी तरीके से 3 फेज के लिए क्या करेंगे, 3 कॉइल लाना पड़ेगा और तीनों कॉइल को क्या करना पड़ेगा, 120 पे डालना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ? जैसे आपने 2 कॉइल डाला ना, इसमें एक और कॉइल घुसा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये मान लेते हैं C है, तो इस तरीके से आपका 120 के फेज शिफ्ट के बाद आपका ईएमएफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, हिंट मैंने दिया है। उसके बाद भाई मैकेनिकल डिग्री हो गया, इलेक्ट्रिकल डिग्री हो गया, कैसे जनरेट करते हैं। और ये जो आपका ईएमएफ बना ना, ठीक है, जिसको साइन वेव बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, यानी इसको अगर हम लोग इक्वेशन से लिखें, ऑलरेडी फेजर अलजेब्रा बताया गया, करंट होगा तो इसको हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू होता है करंट का sin ω t। वोल्टेज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहने मतलब क्या, ये वाला वैल्यू, ठीक है। कौन सा वैल्यू आप दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कौन सा आप, ठीक है, ये मतलब होता है Vmax sin ω t, ठीक है। ये इक्वेशन होता है इसका। लीड लैग करेगा, ऑलरेडी फेजर अलजेब्रा बताया था, प्लस आ जाएगा वहाँ पे या फिर माइनस आ जाएगा। उसके बाद इसमें चाहिए टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। ये सब आपको पता होगा, बच्चा वाला चीज़ है ये। उसके बाद एवरेज निकालना आना चाहिए, ठीक है। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, या फिर कहिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, फेज क्या होता है, लीड क्या होता है, लैग क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी फेजर में सब बात किया हुआ है, ऑलरेडी A to Z बताया हुआ है, ओके। उसके बाद और क्या चाहिए, पैरेललोग्राम, ऑलरेडी वेक्टर बताया था मैंने आपको फेजर अलजेब्रा में, पूरा का पूरा वेक्टर कैसे एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक करते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, पोलर फॉर्म क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, ये सब बताया हुआ था, है ना, सारा चीज़ है। उसका फिर हम लोगों ने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बात किया है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट 90 डिग्री लैग करता है, कैपेसिटिव में लीड करता है, यही सब है आपका, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एमसीक्यूज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन था, एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, ये क्वेश्चन नंबर 4 भाई, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। इसके लिए मेरे को आपको पूरा का पूरा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना पड़ेगा, ठीक है, डिटेल में, तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 1 से लेके आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लेंगे, ठीक है। और जिसमें आपका 4 नंबर क्वेश्चन रह जाएगा, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा। देखिए क्या बोलता है, एसी सिस्टम को हम लोग प्रेफर करते हैं डीसी के मुकाबले, क्यों? तो सीधी सी बात है, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं इसके वोल्टेज को इजीली चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। डीसी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डीसी में आपका ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, वाइंडिंग आपका जल जाएगा तुरंत, ठीक है। अगला बोलता है इन एसी सिस्टम वी जनरेट साइन वेव फॉर्म। साइन वेव इस तरीके का ही जनरेट क्यों करते हैं? तो भाई ये सबसे ईजी होता है जनरेट करना, ठीक है। जब आप फूरियर सीरीज पढ़ेंगे ना बेसिक इलेक्ट्रिकल में, तो फूरियर सीरीज में जैसे मान लेते हैं और भी वेव होता है, ट्रायंगुलर वेव हो गया, रेक्टेंगुलर वेव हो गया, स्क्वायर वेव हो गया। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर वेव की बात करूँ तो स्क्वायर वेव क्या होता है भाई, आपका एक फंडामेंटल वेव
ठीक है। एक इसको थोड़ा बड़ा दिखाते हैं। ये अगर स्क्वायर वेव है तो इसको जब आप फूरियर सीरीज से ब्रेक कीजिएगा, यानी कैसे बना हुआ है एक्चुअली, तो भाई आपको पता चलेगा इसमें एक फंडामेंटल है, ठीक है, फंडामेंटल, उसका फिर इसमें आपका थर्ड हार्मोनिक दिखेगा, ठीक है, यानी एक साइकिल बना रहा है तो थर्ड हार्मोनिक मतलब क्या, 3 साइकिल बनाएगा, फिर इसमें फिफ्थ मिलेगा, फिफ्थ मतलब ये एक साइकिल बना रहा है फंडामेंटल तो अपना 5 बनाता है, ठीक है, यानी बहुत सारे ऑड हार्मोनिक से मिल करके आपका एक स्क्वायर वेव बनता है, ठीक है, यानी स्क्वायर वेव को बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, तो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट में, एसी सिस्टम में हम लोग साइन वेव जनरेट इसलिए करते हैं क्योंकि काफ़ी ईजी होता है और ये हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है भाई। इफेक्टिव कहना मतलब जो भी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं ना, हम लोग जैसे बल्ब जला रहे हैं इसके ऊपर, या फिर कहिए हम लोग इंडक्शन मोटर जला रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंस आपका काफ़ी कम प्रोड्यूस करता है भाई, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे आपको मशीन में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर वेव का। उसमें आपका डीसी सिस्टम में जब पढ़िएगा, डीसी सिस्टम में आपका जो ईएमएफ इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव करवाया था वहाँ पे पूरा दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है, क्यों हम लोग साइन वेव ही यूज़ करते हैं और कोई वेव क्यों नहीं यूज़ करते हैं। आगे आते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीसी सप्लाई सिस्टम पे क्या चीज़ वर्क करेगा, तो इसमें होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है भाई, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक लोहे का रिंग है, ठीक है, अंगूठी है भाई, ठीक है, तो ये जो लोहे का रिंग है इसमें क्या हो जाएगा, रस्टिंग यानी जंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, यानी उसका लाइफ कम हो जाएगा, है ना। तो इस आयरन रिंग के लाइफ को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँ, इसके ऊपर मान लेता मैं गोल्ड का प्लेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा फेक ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है, या फिर आपने देखा होगा हम लोग जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग से बचने के लिए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है भाई कोई भी आपके पास मटेरियल है उसके ऊपर अगर आप दूसरे मटेरियल का यानी दूसरे मेटल का, सॉरी दूसरे मेटल नहीं बोल सकते हैं, मेटल का अगर आप लेयर चढ़ा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेट का मतलब क्या, कवर कर रहे हैं आप एक के ऊपर एक। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक लॉक है, ठीक है, लोहे का लॉक है ना, तो सीधी सी बात है भाई इसका जो चाबी होगा, ये चाबी भी आयरन का ही बना होगा। अभी सीधी सी बात है आयरन का बना हुआ है तो ये क्या होगा, इसमें रस्टिंग लगेगा, इसका लाइफ जल्दी ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, जंग लग के ख़राब हो जाए, है ना। तो इसके लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, या फिर आयरन रिंग वाला भी ले लेते हैं एग्जांपल। हम लोग सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं जिसको बीकर बोलते हैं हम लोग, ओके, और इस बीकर में सबसे पहले आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए। इलेक्ट्रोलाइट कहना मतलब क्या, एक सर्किट को कंप्लीट करता है एक तरीके से, ओके, सर्किट को कंप्लीट क्या करता है, कैसे करता है समझिए। ये कुछ नहीं, पानी भरिए, पानी में आप नमक डाल दीजिए भाई, ठीक है, नमक हम लोग को पता है NaCl होता है, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, यानी आयोनिक बॉन्डिंग होता है, लेकिन पानी में जैसे ही डालिएगा तो उनके बीच का जो आयोनिक बॉन्डिंग होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रोड लीजिए, मान लेते हैं गोल्ड का है आपका, ओके, या फिर कहिए सिल्वर ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं भाई, गोल्ड ही ले लेते हैं। गोल्ड का ये मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा मैंने डाल दिया, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है ये, और इधर मान लेते हैं मेरा लोहा वाला ये रिंग है, ओके, यहाँ से मैंने एक वायर ले लिया, यहाँ से मैंने वायर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे बैटरी जोड़ देते हैं, इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे। कैसे कनेक्शन कैसे करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग को पता है ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको डायटोमिक के बारे में बताया था, मिक्सचर ऑफ एयर, वहाँ पे एयर आया था ना, एयर बताया था मैंने, मिक्सचर ऑफ गैसेस को बोलते हैं हम लोग। और मिक्सचर ऑफ गैसेस कहना मतलब क्या, N2 आ जाएगा, O2 आ जाएगा। तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था भाई O2 का कॉन्सेप्ट। O2 क्या है, प्लस फर्स्ट सेकेंड, इसमें कितने हो जाएंगे बाहरी बैंड में, 6 इलेक्ट्रॉन होगा इसका, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का 8 होता है, 4 5 6, और दूसरा जो होगा आपका यहाँ पे 1 2, इसमें भी 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्योंकि ये 6 है तो सीधी सी बात, इसको अपना वैलेंस बैंड भरना, सेकंड बैंड ही इसका वैलेंस बैंड है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे शेयर करके अपना ये वैलेंस बैंड भर लेता है, ठीक है भाई। और ये हमेशा क्या होता है, ड्यूल एटॉमिक यानी डायटोमिक के फॉर्म में, यानी O2 के फॉर्म में रहेगा आपका, ओके। लेकिन वही अगर आप इलेक्ट्रॉन को खींच लें,
ठीक है। या फिर यहाँ पे समझिए ना, जो गोल्ड है भाई, ये गोल्ड के अपने सॉलिड है। सॉलिड है कहने मतलब क्या है, इसके अंदर जो मिलियंस ट्रिलियंस एटम्स होंगे गोल्ड के, वो सब क्या होंगे, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके आपस में ये बंधे हुए हैं, है ना। तो अब जैसे आपने यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ दिया और नेगेटिव जोड़ दिया, बैटरी लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस AU से यानी गोल्ड के इलेक्ट्रोड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक तरीके से ये बैटरी खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या है, एक एटम के ऊपर फोकस कीजिए, गोल्ड के एक एटम के ऊपर फोकस कीजिए। अभी बस मैं रफ में समझा रहा हूँ भाई। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया ना, क्योंकि आपने बैटरी लगा रखा, तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो सीधी सी बात है, इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया, यानी जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके जो आपस में बंधा हुआ था सब टाइटली, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकले, यानी ये जो एटम है आयोन्स बन चुका है। अभी जैसे आयोन्स बनेगा तो इस इलेक्ट्रोड का, यानी इस छोटे से गोल्ड के अंदर का वो हिस्सा नहीं रहेगा, यहाँ से टूट के बाहर निकल जाएगा वो, ठीक है। ये जो आयोन्स है ये आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि भाई ये सॉलिड इसलिए बना हुआ है, सारे एटम इसलिए जुड़े हुए थे गोल्ड के, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग बना रखे थे, ठीक है, जिसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींचेगा, ऐसा मतलब क्या, किसी ना किसी एटम ने लूज किया ना एक इलेक्ट्रॉन, तो जिस एटम ने भी लूज किया वो एटम क्या, आयोन्स बन गया। आयोन्स कभी भी इसका सॉलिड का पार्ट नहीं होता है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट करके ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया। और उसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसी तरीके से और भी आपका जो गोल्ड के एटम है वो पॉजिटिव आयंस के रूप में इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में। अब आपने देखा है यहाँ पे इसको नेगेटिव दे रखा है, यानी ये जो रिंग है आपका लोहे का, इसको आपने नेगेटिव दे रखा है, यानी पूरा पूरा नेगेटिव है ये। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिक क्या हो, इसको अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर यानी बाहरी परत के ऊपर क्या हो जाएगा, AU का पूरा पूरा लेयर चढ़ने लगे, क्योंकि भाई नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। पूरा पूरा जो रिंग है ना, उसके बाहरी परत के ऊपर सोने का एक लेयर चढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव यानी DC सप्लाई देना है, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर भाई हिंट दिया है कि एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग को यहाँ पे DC सिस्टम चाहिए, यानी DC सप्लाई चाहिए। और ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक इतना डिटेल में पढ़ा है भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब ये इलेक्ट्रोलाइट सर्किट कैसे कंप्लीट करता है, देखिए अगर नीचे में मैं यहाँ पे पानी नहीं डालता ना, पानी में नमक नहीं डालते, तो ये भाई सीधी सी बात है, ये सर्किट कभी कंप्लीट ही नहीं होता। ये टूटा हुआ है दोनों, खाली गिलास में से रख दीजिएगा, बीकर प्लास्टिक का होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा नीचे में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ के लिए सेपरेट वीडियो दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए क्या बोलता है। ऑलरेडी अभी इलेक्ट्रिकल डिग्री, मैकेनिकल डिग्री इसी क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था भाई। क्या बोल रहा है, आपके पास यहाँ पे 8 पोल का जनरेटर है, ठीक है। बोलता है इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द कॉइल, एक रिवॉल्यूशन को घुमाते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल। तो अभी जस्ट हम लोग देखा, जो यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ साइकिल जनरेटेड बाय द वोल्टेज, वोल्टेज का कितना साइकिल जनरेट बने, यानी थीटा इलेक्ट्रिकल पूछ रहा, तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या था, P/2 × 360, यानी थीटा मैकेनिकल 8 डिवाइडेड बाय 2 गुना 360, 4 कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, इसका 4 साइकिल आएगा, ठीक है। एंगल पहले निकाल लीजिए, यहाँ पे देखिए ना 360 है ना लिखा हुआ, 360 का मतलब क्या, एक साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे 4 है, तो 4 से गुना किया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका 4 साइकिल, ठीक है। एंगल पूछता तो एंगल कैलकुलेट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है भाई एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय, यानी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेज है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज VT equal to दिया हुआ 20 sin 157t, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो देखिए एक्चुअली में जो होता है ना, इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, ये होता है Vmax sin ओमेगा t, ठीक है। तो ये 20 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये 157 जो है ओमेगा है, क्लियर हुआ। तो हम लोग को पता है भाई ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 157। अब यहाँ से f निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 157 डिवाइडेड बाय 2π,
इसका 25 हर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, 25 हर्ट्स आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लेता हूँ। 157 डिवाइडेड बाई 2, सही है। और एक चीज समझिए, इतना आपको कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, उसको बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक अल्टरनेटिंग करंट का इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया हुआ है I इक्वल टू, ये आपका 10 sin 314 t, द टाइम टेकन टू जनरेट द साइकिल। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका टाइम पीरियड पूछा भाई। ठीक है, द टाइम टेकन टू जनरेट 2 साइकिल्स बनने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी देखा ना हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ ना 314, ये ज़्यादातर इक्वेशन में आपको देखने को मिलेगा। 314 जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है ना। और हम लोग को पता है ओमेगा, जब मैं यहाँ पे 2πf लिख सकता हूँ। ठीक है, और इधर आपका 314 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप फ्रीक्वेंसी निकालिएगा भाई, तो हमेशा आपका 50 हर्ट्स आएगा। क्लियर हुआ, यानी 314 कहीं पे भी लिखा हुआ है, समझ जाइए ये आपका 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। और इसका अगर आधा लिख दिया, यानी 157, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में डाला हुआ था, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 25 हर्ट्स के बराबर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इतना आपको कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 7th, 2 साइकिल बनने में टाइम आपको बताना है, कितना टाइम लगेगा। 2 साइकिल कहने का मतलब क्या है, 720 डिग्री। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग देखें, देखिए ओमेगा इक्वल टू 314 दिया हुआ है। ठीक है, और अभी जस्ट बताया ये वैल्यू दिया नहीं, एफ यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 50 हर्ट्स आ जाएगा। 50 हर्ट्स कहने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है भाई, 1 सेकंड में ये क्या कर रहा है, 50 साइकिल बना रहा है। क्लियर हुआ, फ्रीक्वेंसी यही बोलता है ना, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड। तो यही मैंने लिखा लैंग्वेज में कि 1 सेकंड में 50 साइकिल बना रहा है। तो इसको मैं रिवर्स करके लिखूँ, 50 साइकिल जो है 1 सेकंड में बनेगा, तो 1 साइकिल कितने टाइम में बनेगा, ये बन जाएगा 1/50 सेकंड। तो मेरे को यहाँ पे 2 साइकिल का पूछा है टाइम पीरियड, 2 साइकिल बनने में कितना समय लगेगा, तो 1/50 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 1/25। और 1/25 कहने का मतलब इसका आ जाएगा, उसका 7th का क्या देता है भाई आंसर, 3rd। ओके, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, अगेन आपके पास वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ भाई, V इक्वल टू 30 sin 314 t। आगे बोलता है द टाइम टेकन बाय द वोल्टेज टू रीच -30 वोल्ट। -30 वोल्ट मैंने मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे दी है। यानी इधर हम लोग का क्या होता है, VT होता है ना, VT लिखते हैं, VT मतलब इंस्टेंटेनियस। ओके, ये है मेरा VT। तो क्वेश्चन में बोलता है कि -30 वोल्ट तक पहुंचने में, जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरीके का आपका साइन है, तो हमेशा 0 से स्टार्ट करें, कुछ इस तरीके का आपका टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज दिया हुआ है। तो बोल रहा है -30 पहुंचने में
देखिए यहाँ पे ये 30 दिया है, मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये पॉजिटिव है भाई, ठीक है। यहाँ पे पूछा -30 पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये टाइम पीरियड आपको बताना है, t इक्वल टू कितना होगा आपका। क्लियर हुआ? तो हम लोग को पता है ये जो भी आपका दिया हुआ ना -30, ये क्या है, इस ग्राफ पे आप चल रहे हैं ना, यहाँ पे +30 है, फिर 0 है, फिर इधर -30, समझ रहे? ये इंस्टेंटेनियस है, ग्राफ के हिसाब से जैसे चलिएगा ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हुए दिख रहा है। तो बोल रहा है -30 वोल्ट, तो VT की जगह इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, यहाँ पे -30 मेरे को चाहिए, और ये क्या हो जाएगा 30 sin 314 इंटू टी, सही बात है। और इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो इसके जगह मैं लिख सकता हूं 30 sin 2 पाई, f के जगह यहाँ पे 50 हर्ट्स, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, जहाँ पे भी 314 लिखा होगा वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि इतने के बराबर होता है, -30 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर मैं इधर ले आऊँ, इस 30 को इधर ले आऊँ, तो -30 डिवाइडेड बाई 30 क्या हो जाएगा, sin 2 पाई इंटू 50 इंटू टी, तो ये से ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा आपका sin 2 पाई इंटू 50 इंटू टी। अब देखिए साइन को मेरे को यहाँ पे कट करना है भाई, ठीक है। तो -1 का वैल्यू साइन में अगर देखें, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था साइन के लिए, देखिए थोड़ा सा आपको मैं जैसे मान लेते हैं ये आपका एक सर्कल डालता हूँ भाई, ओके, जे ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, मान लेते हैं, और ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। अभी वेक्टर v मान लेते हैं, v मतलब वोल्टेज, ये 0 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इधर मैं ग्राफ में दिखाता हूँ, ठीक है, ये एंगुलर में है, इसको मैं साइनसोइडल में कन्वर्ट करता हूँ। 0 मतलब क्या, और ये साइन की बात हो रही है, ठीक है। तो साइन, इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है ना एंगल, ये भी v क्या है, v एंगल 0 पे है ना। तो साइन 0 = 0, यानी यहाँ पे आप पहुंचे हुए। कलर चेंज करता हूँ मैं थोड़ा, कलर का बड़ा दिक्कत होता है, देखिए यहाँ पे आप, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें मैं जे ऑपरेटर मल्टीप्लाई करूँ तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप, यहाँ पे 90 डिग्री इधर आ जाएंगे, है ना, ऐसे भाग जाइएगा आप, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। यानी साइन 90 क्या होता है, साइन 90 यानी मैक्सिमम वैल्यू है ना 1, यानी साइन का भाई मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है ना, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। और यहाँ पहुँचने का मतलब क्या, सीधे सीधे ये जे से आप मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, j² इंटू वी, तो ओवरऑल कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, है ना। यानी ये भी क्या है, एक तरीके से आपको डायरेक्ट यहाँ पे 0 पे ले आएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद फिर अगेन एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका, और j² मतलब क्या, j² कहने मतलब है माइनस, ठीक है, -b, क्योंकि इसका -1 के बराबर होता है ना, ओके। तो यहाँ पे मतलब ओवरऑल चलिए इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक ना भाई। ये हो जाएगा आपका JQ होता है, लेकिन JQ का वैल्यू पुट किया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, -jv के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे लाके ये रख देगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ये इस तरीके से ऐसे, इसके रिगार्डिंग इस तरीके से ऐसे, ठीक है, इसके रिगार्डिंग इस तरीके से ऐसे, ठीक है। यानी आप सर्कल में घूम रहे हैं और ये आपका एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। तो अब देखिए भाई -1 का वैल्यू मेरे को चाहिए, -1 कहाँ पे है, ये जैसे देखिए यहाँ पे जो j है ना, -j, आप ऐसे समझिए ना, ये आपका ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 90, फिर यहाँ से यहाँ कितना हुआ 90, यानी पूरा कितना हुआ पाई, यानी 180। क्लियर हुआ? और ये हो जाएगा आपका 90, क्योंकि -1 कहने मतलब क्या, ये है भाई आपका, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूँ -j इंटू वी, ओके, तो या फिर ऐसे समझिए ना, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। साइन 270 का जो वैल्यू होता है ना भाई, ये -1 के बराबर होता है, ठीक है, इतना आप समझिए बस। क्लियर हुआ? -1 जो है साइन 270 के बराबर होता है, तो 270 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसको छोड़ देते हैं, टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम नहीं करूँगा, काम लोग सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे आपका जो -1 आया ना, इस -1 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 270। आप कैल्सी में वैल्यू डाल के देखिए साइन 270 का, ठीक है, -1 दे देगा आपको। इधर हो जाएगा आपका साइन 2 पाई इंटू 50 इंटू टी। अब देखिए ये जो 270 है ना, इसको पाई के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो हम लोग को पता है भाई ये हो गया एक तरीके से पूरा पाई, है ना।
और ये हो गया, क्योंकि 270 मतलब क्या है, यही तो है, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और फिर से आपका 0 तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया पाई, और ये कितना हो जाएगा π/2, तो जोड़ दीजिए, यानी 270 को मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/2, यानी कितना हो जाएगा आपका 3π/2, एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो इतना आएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 270 को मैं क्या कर सकता हूँ 3π/2 मस्ट बी इक्वल टू साइन 2π इंटू 50 इंटू टी। अब जो जो कटेगा काट देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3/2 और इधर 2 इंटू में आ जाएगा 50 भी इंटू में आ जाएगा नीचे में, इधर सिर्फ बचेगा t, यानी t इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/200, ठीक है। और 3/200 का मतलब है ये आ जाएगा आपका 0.015, क्लियर हुआ, यानी इतने टाइम के बाद जो है आपका -30 वोल्ट आप पहुंच जाइएगा। क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बनेगा इस तरीके का एग्जाम में, ओके, यानी 4th आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बोल रहा साइन वेव हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20V, ओके, यहाँ पे Vmax दिया हुआ है 20 और हम लोग को पता है भाई साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये यानी मैक्सिमम कब पहुंचता है 90, यानी साइन 90 इक्वल टू दिया हुआ है आपका 20, क्लियर हुआ 20 वोल्ट। आगे बोलता है इट्स वैल्यू एट 135 डिग्री, यानी साइन 135 डिग्री पे इसका क्या वैल्यू होगा, कितने वोल्ट के बराबर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये आपका 90 है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा तो 180 हो जाएगा, तो इधर कहीं आपका 135 का इधर ही होगा ना, तो यहाँ पे आपको बताना वैल्यू कितना वोल्ट के बराबर होगा। तो आपको भाई एक चीज़ समझना है, साइन 90 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, है ना, तो 1 इक्वल टू 20 वोल्ट है और इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, साइन 135 पे, साइन 135 पे कितना आता है, ये आता है 0.707, ठीक है, यानी साइन 90 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ ना, तो वही मैं लिख रहा हूँ 1 इक्वल टू 20 वोल्ट है, तो सीधी सी बात है इसका वैल्यू मैंने निकाला, इसका वैल्यू कितना आया, इतना आया, ठीक है, तो इतने पे कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 1 पे निकाला ऑलरेडी, इतना पे निकाला नहीं, 20 इंटू कितना हो जाएगा 0.707, यानी ओवरऑल क्या कर रहे हैं आप इसको एक तरीके से इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.707, ये आ जाएगा आपका एक तरीके से 14.14 वोल्ट। और अभी एक चीज़ समझिए, साइन 135 जो है भाई ये कुछ नहीं, इसका वैल्यू कितना है आपका, इतना है ना, 0.707, 0.707 कुछ नहीं, ये वैल्यू होता है, जैसे साइन 135 का वैल्यू आप डाल रहे हैं कैल्सी में, कितना आया आपका, ये आया √2/2, ये वैल्यू आया किसका, साइन 135 का, ठीक है, ये वैल्यू आया। तो इसको मैं और भी अरेंज करके लिख सकता हूँ, √2 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1/√2, यानी आप कह सकते हैं साइन 135 का जो वैल्यू होता है 1/√2 के बराबर है, और 1/√2 का मतलब क्या है 0.707, यानी आपने क्या किया, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू था, क्योंकि ऑलरेडी ये दिया हुआ था यहाँ पे साइन 90 इक्वल टू 20 या फिर बोलिए v इक्वल टू मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको आपने क्या किया है सीधे सीधे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना भाई, इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, आपने या फिर कहिए ना, इसको आपने, बड़ा दिक्कत होता है यार, देखिए यहाँ पे समझिए, Vmax इक्वल टू 20 था, या फिर कहिए साइन 90 इक्वल टू Vmax बोल सकते हैं हम लोग, जो कि 20 वोल्ट के बराबर था। अभी मेरा साइन 135 पे वैल्यू आया कितना 1/√2,
तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई, यानी सीधी बात है 20 इंटू 1/√2, यानी √2 से आप डिवाइड कर रहे हैं या फिर कहीं से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो √2 से डिवाइड करने मतलब क्या है, कट के क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप √2 से डिवाइड किए तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा RMS वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यानी आपका जो sin 135 एंगल दिया हुआ ना, कुछ नहीं आपके RMS वैल्यू को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, sin 90 मैक्सिमम और sin 135 कहीं पे भी लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा RMS वैल्यू एक तरीके से। क्लियर हुआ, और इसका वैल्यू आता है आपका हमेशा 1/√2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, अ साइनसोइडल करंट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 एम्पीयर एट इतना इट्स मैक्सिमम। सीधी जी बात है, वही क्वेश्चन है आपका sin 120 पे, sin 120 पे भाई आपका 3 एम्पीयर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे बताना मैक्सिमम, यानी sin 90 पे आपको बताना है sin 90 पे कितना होगा। तो अगेन वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, sin 120 का वैल्यू निकालिए पहले। sin 120 का अगर आप वैल्यू निकालते हैं sin 120, यह आएगा √3/2। ठीक है, √3/2 पे आपको मिल रहा है 3 एम्पीयर। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, sin 90 यानी 1 पे आपको बताना है, 1 पे कितना होगा तो बताइए। पहले 1 पे आप निकाल लिए 3 एम्पीयर, और ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा और √3 इधर आ जाएगा। ठीक है, कितना 3 2 6 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, ये है ना हम लोग का एक्चुअली क्वेश्चन। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे √3 इंटू √3, और ये इंटू 2 है तो है ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो क्या बचेगा ओवरऑल √3 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड। क्लियर हो गया। अगला बोलता है अल्टरनेटिंग करंट है, इक्वेशन दिया y = 10 इतना, मेजरिंग टाइम फ्रॉम 0। ठीक है, टाइम टेकन इतना। ठीक है, अब वही चीज़ है भाई। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 जो था ना, वही क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इक्वेशन जो दिया है आपका ये करंट का दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे जो पूछ रहा है वोल्टेज पूछा है, यहाँ पे करंट लिखना चाहिए इसको। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। +10 एम्पीयर जो है कितने सेकेंड पे मिलेगा, तो इसी तरीके से निकाल लेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू दिया हुआ है आपका 10 sin 314 इंटू टी। इसके जगह हम लोग को 10 पूछा है ना, 10 एम्पीयर कितना मिलेगा, 10 साइन, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू 50, क्योंकि 314 तो 50 हर्ट्स में लेके चल सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, 10 कट जाएगा, यानी इधर 1 हो जाएगा। साइन 2 पाई इंटू 50 टी। साइन 1 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 लिख सकता हूँ। 90 के मैं क्या कर सकता हूँ, π/2 कर सकता हूँ। ठीक है, साइन 2 पाई इंटू 50 इंटू टी, काट देते हैं, साइन कट जाएगा, पाई कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा आपका 100 मूला, यानी इतना। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 1/200 टी इक्वल टू, तो 1/200 का मतलब क्या है, ठीक है, जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 11 का देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 11 का आंसर थर्ड आ जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन सही है, सब चीज़ सही लिखा हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए। पूरा एन एसी जनरेटर हैविंग 10 पोल्स रनिंग एट इतना, अब बोलता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बताना है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग को एक रिलेशन पता है भाई, NS इक्वल टू 120F/P, है ना। तो यहाँ से अगर F निकाल लें तो NS इंटू P डिवाइडेड बाई 120। NS दिया हुआ 600 RPM, P दिया हुआ मेरा 10 पोल 120। ठीक है, 12-25 60 यानी 50 हर्ट्स हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख क्या बोलता है, वी हैव असाइंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स टू पावर बिकॉज, मतलब हम लोग 50 हर्ट्स क्यों लेके चलते हैं पावर सिस्टम के अंदर फ्रीक्वेंसी इंडिया में, तो उसके पीछे का रीज़न है भाई। ओके,
गिव्स बेस्ट रिजल्ट व्हेन यूज ऑपरेटिंग बोथ लाइट एंड मशीनरी। ठीक है, इजी है ये। ठीक है, हम लोग का बेस्ट रिस्पॉन्स देता है ये। अगला देखिए क्या बोलता है, इसका आंसर देख लेता हूँ ऐसे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बड़ा उल्टा सीधा आंसर भी देता है कभी कभी। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। सही है, सेकंड। अगला बोलता है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय इतना इट्स एवरेज वैल्यू। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम वैल्यू है तो उसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समझिए पहले। साइनोसोडियल का एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो होता है भाई। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव क्या होता है, हमेशा कट के ओवरऑल जीरो मिलेगा एवरेज अगर आप निकालिएगा तो। लेकिन हम लोग एवरेज हमेशा क्या करते हैं, हाफ वेव का निकालते हैं। इसका जब आप निकालिएगा इसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से छोटा सा लेकर के इसको आप पहले कीजिए, उसका फिर पूरा का निकालना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए ऑटोमेटिक 0.636। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू, अगर वोल्ट है तो वी मैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर करंट है तो 0.636 यहाँ पे आई मैक्स से। ठीक है, ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा वोल्टेज का एवरेज और ये दे देगा आपको करंट का एवरेज। क्लियर हुआ? तो मैक्सिमम वैल्यू के साथ सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे 0.636 के साथ। तो ये आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 63.7 वोल्ट 100 इंटू 0.636। सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक रहने देते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, 1 घंटा 10 मिनट का। नेक्स्ट से भाई हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि ये समय जान है नहीं, टाइम मैं लूँगा नहीं ज़्यादा आपका।